मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं मंचों से, और जो नारे लग रहे हैं वो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा लग रहे हैं जिससे हमें मजबूर होना पड़ रहा है समझने के लिए कि आगे सत्य क्या है। क्योंकि चुनाव में देखा जा रहा है कि कई जगह सत्य तिरोहित हो जा रहा है और लोग तालियां बजा रहे हैं। सत्य के तिरोहित होने पर भी तालियां बज रही हैं हमारे वोटर्स के माध्यम से, या जिन लोगों को बैठकों में, मीटिंग्स में, चुनाव के सभाओं में बुलाया जाता है, गाड़ियों से बुलाया जाता है, बसों से बुलाया जाता है, ट्रकों से बुलाया जाता है, ये तालियां बजा रहे हैं। शायद इनको तालियां बजाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती हो, या हो सकता है इनको उसके लिए राशि दी जाती हो। लेकिन अगर सत्य तिरोहित हो जाए और हम तालियां बजाएं तो कहीं ना कहीं बहुत अजीब चीज़ लगती है कि हमारे समाज में आखिर सत्य को स्थान क्यों नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। मैं जो ताज़ा बात करने जा रहा हूँ यह है कि अभी आरक्षण को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। पहले संविधान को लेकर छिड़ा हुआ था, जो अभी तक छिड़ा हुआ है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, ये संविधान बदल देंगे। अब आरक्षण को लेकर हो रहा है कि ये आएंगे तो बदल देंगे, ये आएंगे तो बदल देंगे। और एक नई बात ये आई है कि आरक्षण को धर्म से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संविधान में इस बात का प्रावधान नहीं है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण निर्धारित है 27% तो सरकार के आदेशानुसार है। संविधान ने कोई प्रतिशत की सीमा नहीं दी है, कोर्ट ने दिया था 50% की इंदिरा साहनी के केस में, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो कहा जा रहा है कि अगर वे आएंगे तो मुसलमानों को दे देंगे, क्योंकि कर्नाटका में उन्होंने मुसलमानों को दिया है। इससे ऐसा लगता है कि संविधान में आप केवल और केवल हिंदू के लिए ही और हिंदू जातियों के लिए ही पिछड़े वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, चूँकि यह जो बात आई वो बहुत ही जिम्मेदार पद पर बैठे हुए एक अथॉरिटी के माध्यम से आई। तो मुझे लगा कि जरा संविधान को समझा जाए कि संविधान कहता क्या है, क्योंकि आम जनता को तो संविधान की बहुत सारी जानकारियाँ होती नहीं है, इसलिए वो तालियां बजा देते हैं। और क्योंकि जिस तरह से समाज में हिंदू मुसलमान के बीच विद्वेष फैलाया हुआ है, जो सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है, उसमें तो कुछ भी बात होएगी तो उस पर तालियां पीटेंगी। अगर हिंदू को गाली दी जाएगी तो शायद दूसरे लोग तालियां पीटें, और शायद अगर मुसलमानों को गालियां दी जाए तो हिंदू लोग तालियां पीटें। ये स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मुझे लगा कि संविधान को समझना चाहिए। तो मित्रों, संविधान में दो जो आर्टिकल्स हैं 15 और 16, अगर उसको हम ध्यान से देखें उसी में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में 1951 में इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था, और ये एक तरीके का इनेबलिंग क्लॉज बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। Nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and the scheduled tribes। तो इस अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए तो आरक्षण का प्रावधान बनाया गया, लेकिन जहाँ तक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की बात है, नागरिकों की बात है, उनके लिए मंडल कमीशन के आने के बाद से प्रावधान बने। हालांकि संविधान ने शुरुआती दौर में ही जो आर्टिकल 16 है उसके क्लास 4 में व्यवस्था की थी, और वो भी इनेबलिंग व्यवस्था है जिसको मैं पढ़ता हूँ। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। यानी 16(4) ने इसको थोड़ा क्वालिफाई कर दिया कि उन्हीं बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को जो सरकारी नौकरियों में जिनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं पाया जाए। और आप जानते हैं कि जब मंडल कमीशन इसी 16(4) के अंतर्गत जब लागू हुआ था 1990 में, तो यह मामला कोर्ट में गया, और इंदिरा साहनी का जो केस हुआ, बड़ा फेमस केस है, उसमें कोर्ट ने एग्जामिन किया कि 15(4) और 16(4) का जो स्कोप है वो क्या है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 16(4) के
के स्कोप को एग्जामिन करते हुए कोर्ट ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जो बातें कही हैं, वो बातें कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने ये बहुत साफ शब्दों में कहा कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स का मतलब केवल यह नहीं है कि इसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लोग ही शामिल किए जाएंगे, अपितु जो भी बैकवर्ड क्लासेस को स्टेट डिफाइन करता है, क्योंकि आर्टिकल 340 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति महोदय या महोदया एक कमीशन अपॉइंट करेंगे जो आइडेंटिफाई करेगा, जो पहचान करेगा कि कौन कौन से बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इसमें सोशली एजुकेशनली भी आएंगे, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आएंगे और दूसरे भी आ सकते हैं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कही वह कही कि इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें नॉन हिंदूज में जो जो नॉन हिंदूज में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वे नहीं आएंगे, वे भी आएंगे। यानी जो नॉन हिंदूज हैं वह भी आएंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो या सिख्स हो, ये सभी में जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं वो आएंगे। इसका मतलब कहीं यह नहीं कहा गया है कि केवल और केवल जो हिंदूज हैं उन्हीं में से जिनको हम बैकवर्ड क्लासेस मानेंगे केवल उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी आरक्षण का लाभ इस देश के उस हर निवासी को मिलेगा जो बैकवर्ड क्लास के परिभाषा के अंतर्गत आता हो और जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में पर्याप्त नहीं हो। ये संवैधानिक स्थिति है और जहाँ तक हमारी जानकारी है इस संवैधानिक स्थिति के स्पष्ट करने के पहले से बिहार में 1978 में जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था राज्य सेवाओं में, तो उसमें उन्होंने विभिन्न जो समाज है, विभिन्न जो समुदाय हैं, विभिन्न जो धार्मिक समूह हैं, उनमें जो पिछड़े लोग थे, क्योंकि उस समय एक कमीशन बना था, न्यूरीलैंड कमीशन इसको कहते हैं, और उसमें शामिल किया गया था। इसमें मुस्लिम पिछड़े वर्ग जिसको पसमादा कहा जाता है उसकी बहुत सारी जातियां शामिल की गई। और जब मंडल कमीशन आया तब तो देश भर में इसको शामिल किया गया। वैसे तमिलनाडु में बहुत पहले से शामिल किए गए थे पिछड़े वर्गों के लोग। तो ये कहना मुनासिब नहीं है, संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, चाहे चुनाव का समय हो चाहे नहीं हो, चाहे वोट इससे मिले चाहे नहीं मिले, कि जो भी पिछड़े वर्गों के लोग होंगे, चाहे वो हिंदूज हो चाहे नॉन हिंदूज हो, उनको संविधान आरक्षण का लाभ देता है सरकारी नौकरियों में। इसलिए मित्रों, मुझे नहीं लगता कि जो लोग सत्य के तिरोहित होने पर ताली बजाते हैं उन्हें ताली बजाना चाहिए। अज्ञानतावश ताली बजा सकते हैं, अज्ञानतावश चाय की दुकान में बैठ के कोई भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से जो चीजें उचित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो आरक्षण का विरोध भी करते हैं, और इंदिरा साहनी का जब केस हुआ था तो 50% की सीमा उसी में तय की गई थी। उसी में क्रीमी लेयर की भी बात आई थी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्रीमी लेयर को डिफाइन किया गया था कि क्रीमी लेयर यानी एनुअल इनकम के एक क्राइटेरिया तय किया गया था जो आज की तारीख में 8 लाख रुपए सालाना है, कि इससे ऊपर के लोग माने जाएंगे कि ये बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत नहीं आते, चाहे किसी भी जाति को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो। तो जो स्थिति है संविधान की, वो स्थिति मुझे लगा कि मैं साफ करूं ताकि आप सवाल करें। जो लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए आकर के धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हो, चाहे कोई भी हो, उनसे सवाल करना चाहिए कि संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। ये जो साफ शब्दों में कहता है कि जो भी नागरिक पिछड़े वर्गों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और जिनकी पहचान इसके लिए जो कमीशन बना है वो करेगा, राज्य में भी कमीशन बना है और सेंटर में भी कमीशन बना है, सेंट्रल सेवाओं के लिए बना है, तो जिसको आइडेंटिफाई, जिसको पहचान करेगा उसको मिलेगा। इसलिए कृपया कृपया नफरत न फैलाएं, जहर न फैलाएं। देश में बहुत पहले से ही काफ़ी जहर फैल चुका है और उस जहर को रोकने की आवश्यकता है, अमृत देने की आवश्यकता है लोगों को। ये आप सवाल पूछें जो आपके यहाँ चुनाव में वोट मांगने के लिए आए और इस तरह की बातें करें। तो मित्रों, मैंने सोचा आपको संविधान के बारे में ये जानकारी मैं दे दूं। यदि मेरी बात आपको पसंद आई हो कृपया शेयर करें,
कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।